गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों देखो, कल हम लोगों ने फंक्शन स्टार्ट किया था और कल मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी फंक्शन से जुड़ा हुआ कि फंक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों कि फंक्शंस को हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं प्रैक्टिकली, फिर फंक्शंस और रिलेशंस में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। बच्चों आज हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जो फंक्शन पूरे चैप्टर में हमें काम है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरा फंक्शन चैप्टर इन्हीं टर्म्स पे बेस्ड है, जैसे डोमेन रेंज निकालना है ना। तो अगर आप जैसे देखोगे कि आगे हम बढ़ते जाएंगे तो फंक्शन का डोमेन रेंज हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अक्सर हम फंक्शंस में डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो आज हम लोग का बच्चों जो वर्क है, जो काम है, वो है ये कि किस तरीके से हम डोमेन और रेंज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सब चीज़ों को यहाँ पर क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही आराम के साथ। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे दो सेट्स हमारे पास हैं, ये एक सेट हो गया और एक ये सेट हो गया। मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है। हमने एक फंक्शन डिफाइंड किया है ए टू बी, ठीक है, और ये है ए बी सी, और इसको मान लो पी क्यू आर और एस। ठीक है, सेट ए में कुछ एबीसी एलिमेंट्स हैं, बी में हमने कुछ पी क्यू और आर एस चार टर्म्स रखे। ठीक है, मैंने एक फंक्शन डिफाइंड किया है, तो इसका मतलब ये चीज़ है कि जो रिलेशन होगा सेट ए और सेट बी के एलिमेंट के बीच, वो फंक्शन की क्राइटेरिया को क्या करेगा, फुलफिल करेगा बच्चों। क्लियर है? और अब हम लोग यहाँ पर उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिफाइन करने वाले हैं। तो अब देखो हम लोग यहाँ पर चीज़ों को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हम बात करें कि एक फंक्शन हमने डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो फंक्शन क्या है हम लोग का, एफ फ्रॉम ए टू। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने सेट ए और सेट बी जो डिफाइन किया है, उसमें सेट ए जो हम लोग का इनपुट है, सेट ए क्या है, कलेक्शन ऑफ इनपुट्स है ना, क्योंकि सेट ए में हम क्या रखते हैं, इनपुट के एलिमेंट्स को रखते हैं। तो सेट ए हम लोग का इनपुट एलिमेंट है, तो हम इस सेट को एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं डोमेन। यानी कि सेट ए जो है बच्चों वो हम लोग का कहलाता है डोमेन ऑफ फंक्शन। ये क्या कहलाता है, डोमेन। ठीक है बच्चों, तो आप अक्सर देखोगे कि आपको फंक्शन का डोमेन दिया है, तो जब भी आपसे कहा जाए कि फंक्शन का डोमेन है, इसका मतलब समझ जाना कि फंक्शन में इनपुट का जो कलेक्शन है वो आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो सेट बी होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। उसको क्या कहते हैं, कोडोमेन। थोड़ा सा सिमिलरिटी है, लेकिन कंफ्यूज मत होना कि सर डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। फंक्शन अगर ए से बी डिफाइंड है, ए से बी, तो ए हम लोग का डोमेन होगा और बी हम लोग का कोडोमेन होगा। ठीक है, क्लियरिटी आ गई। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इस चीज को मैं प्रॉपर डेफिनेशन से ही लिखवा दे रहा हूं ताकि तुम लोग को यहाँ पर क्लियरिटी रहे। जैसे डोमेन क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं सेट कलेक्शन ऑफ इनपुट, सेट सेट कलेक्शन ऑफ इनपुट। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेट जिसमें हम लोग क्या रखते हैं, इनपुट का रखते हैं। ठीक है, सेट कलेक्शन ऑफ इनपुट्स। ठीक है भाई, क्लियरिटी आ गई। क्या है हम लोग का डोमेन, एक ऐसा सेट जिसमें हम लोग क्या रख रहे हैं, इनपुट को रख रहे हैं, तो वो हम लोग का क्या है, डोमेन कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर डोमेन जो है वो अगर मैंने कहा, तो आप डोमेन को अगर आपसे तुमसे पूछा जाए कि डोमेन लिखो, तो डोमेन कैसे लिखेंगे भाई, तो डोमेन लिखने का तरीका यहाँ पर है, जैसे मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है। तो डोमेन चूंकि एक सेट है, तो सेट को लिखने का क्या तरीका होता है भाई, इस तरीके से होता है ना। तो डोमेन हमने जो लिखा है वो क्या है, ए बी और सी। ठीक है, इनपुट एलिमेंट यही हो जाएंगे। उसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन की बात करूं तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें आउटपुट्स होते हैं। पहली बात ये समझो, आउटपुट्स होते हैं और आउटपुट के अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर और एलिमेंट क्यों रख रहे हैं। देखो होता है ऐसा है
कि कभी कभी हम जब आउटपुट को लेके सेट बनाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट रख देते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एलिमेंट रखते हैं उनका कोई काम नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा एलिमेंट मैं रखूंगा उसका कोई काम नहीं है, बस जस्ट एक हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट अप कर दिए, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी अगर मेरे सेट में है तो वो कहलाएगा कोडोमेन, यानी कि कलेक्शन ऑफ आउटपुट एज वेल एज सम अदर एलिमेंट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स एज वेल एज सम अदर एलिमेंट। जैसे भाई मान लो यहां पर ए मेरा पी के साथ जुड़ा है, पी क्यू के साथ जुड़ा है, सी आर के साथ जुड़ा है, तो पी क्यू आर जो है वो तो आउटपुट है भाई। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर जो कोडोमेन की बात कर रहे थे कि उसमें हम लोग क्या कह रहे थे कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ आउटपुट एज वेल एज सम अदर एलिमेंट। तो मैंने यहाँ बताया कि जैसे देखो ए मेरा पी के साथ जुड़ा है, बी क्यू के साथ जुड़ा है, सी आर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एस जो है वो किसी के साथ जुड़ा नहीं, यानी कि ए का आउटपुट बी है, पी है, बी का आउटपुट क्यू है, सी का आउटपुट क्या है, आर है, लेकिन एस तो किसी का आउटपुट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो बी में है। तो हम लोग अगर कुछ ऐसा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रखते हैं जहां पे आउटपुट के अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं, तो उन सेट को हम कहेंगे कोडोमेन। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर एक ऐसा सेट मैंने लिया जिसमें आउटपुट के अलावा भाई मैंने कुछ और एलिमेंट भी रख दिया तो वो कहलाएगा कोडोमेन। तो कोडोमेन हम कह सकते हैं सेट कलेक्शन ऑफ a set collection of output as well as some other elements, ठीक है ना, कुछ और एलिमेंट्स भी यहां पर। अब यहां पर अगर मैं कोडोमेन डिफाइन कर रहा हूं तो बच्चों यहां पर कोडोमेन पी क्यू आर एस होगा, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पी क्यू आर लिख देना, ठीक है, पी क्यू आर एस है वो मेरा क्या है, कोड। तो यहां तक बात होगी डोमेन और कोडोमेन की। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट तीसरा टर्म जो है बच्चों वो है रेंज। वो क्या है, रेंज। अब ये रेंज क्या होता है, ठीक है ना, इसकी हम बात करते हैं। तो बच्चों रेंज की बात करो तो रेंज जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें, ध्यान से सुनना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट्स होते हैं। क्या मैंने कहा, सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट है तो वो कहलाएगा रेंज। यानी कि आपको लगेगा सर कोडोमेन और रेंज तो कुछ सिमिलर टाइप के, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सिमिलर होता है, क्योंकि कोडोमेन में आउटपुट के अलावा कुछ एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं, और रेंज में मैंने कहा कि इट कंटेन्स ओनली आउटपुट्स। तो इसका मतलब दोनों तो आपस में जुड़ा ही हुआ है। एग्जैक्टली। डिफरेंस कहाँ आ गया, डिफरेंस आ गया कि कोडोमेन में आउटपुट के अलावा भी एक एलिमेंट है, जैसे एस भी आ गया था, लेकिन जब मैं रेंज की बात करूंगा तो उसमें एस नहीं हो सकता, ठीक है। तो रेंज हमने डिफाइन किया अ सेट कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स ओनली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट रखना है। तो मैं यहां पर रेंज जब दिखाऊंगा तो बच्चों यहां पर रेंज होगा पी क्यू और आर। इस बात को ध्यान रखना कि रेंज में आउटपुट के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं। ये सारी चीजें एकदम क्लियरिटी रहनी चाहिए। आपसे कभी कोई पूछे तो तुरंत तुमको उसको जवाब देना है कि सर कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है। एकदम माइंड में क्लियरिटी रखो कि हाँ, रेंज जिसमें सिर्फ आउटपुट होता है, डोमेन जिसमें सिर्फ इनपुट होता है, कोडोमेन जिसमें आउटपुट के साथ साथ कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं। बस इस बात को हमें ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन चीजों को डिफाइन करते हैं। तो पहले तुम इसको लिख लो, ठीक है, और उसके बाद मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कोडोमेन, डोमेन और रेंज और क्लियरिटी आ जाएगी। 2-3 एग्जांपल डिस्कस करें तो क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है।
ओके, सो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं फंक्शंस में। जैसे मैंने यहां पर 2 सेट बना दिए, 1 2 3 4, ठीक है, और 3 6 8 9, ठीक है, ये एलिमेंट बना दिया मैंने। अब यहां ध्यान से देखना, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब हम लोग को यहाँ डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सब चीजें बतानी है, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन में भाई सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन के होते हैं, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोडोमेन की, ठीक है। कोडोमेन यानी कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन के होंगे, 3 6 8 और 9। अब मैंने बात किया रेंज की, तो बस ये देखो कि मेरा आउटपुट कौन कौन सा एलिमेंट है। जैसे 1 का आउटपुट 3 है, 3 का आउटपुट भी 3 है, 2 का आउटपुट 8 है, 4 का आउटपुट 6 है ना, लेकिन 9 किसी का आउटपुट नहीं है, तो इसलिए 9 मेरे में कंसीडर नहीं होगा। तो इसका मतलब रेंज में क्या हुआ, 3 6 और 8। चीजें अब मुझे लगता है तुम लोग को क्लियर हो गई है। सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन में आ गए, सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन में आ गए, सेट बी में कौन कौन सा आउटपुट है वो आ जाएगा रेंज। बस इतना ही तुम लोग को चीजें को ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन और रेंज को डिफाइन करते हैं बच्चों। अब एक और चीज जो तुम लोग को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे फंक्शन तो हम लोग लिखते हैं बच्चों, ठीक है, कि चलो भाई फंक्शन मैंने डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन एक्सप्रेस कैसे होता है, ठीक है। फंक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, इस बात की हम करते हैं। तो देखो मैं एक यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूँ, एक जनरल चीजें बता रहा हूँ तुम लोग को, उस चीज को ध्यान रखना। बेटा कोई भी फंक्शन जब हम लिखते हैं तो उसमें हम लोग का एक वेरिएबल होता है, क्योंकि जो फंक्शन हम पढ़ते हैं बच्चों वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है, ठीक है। पूरे आपको 12th में सिंगल वेरिएबल फंक्शन ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर याद करो क्लास 10th में हम लोग पॉलिनोमियल डिफाइन करते थे, px याद है, px, और px क्या लिखते थे, 2x + 1, px क्या लिखते थे, x² + x + 5, है ना। px क्या लिखते थे, x³ - 1 लिखते थे ना, इस तरह से कुछ px की वैल्यू हो। तो आप यहाँ पर क्या पढ़ते थे कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x जो 2x + 1 है। एक्चुअली फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल का ही दूसरा रूप है, मतलब जो पॉलिनोमियल में हम जिस तरह से लिखते थे बिल्कुल उसी तरीके से फंक्शन में भी लिखते हैं। बस होता क्या है कि ये p की जगह f लिख देते हैं। मतलब अगर कोई भी फंक्शन हम एक्सप्रेस करना है तो हम उसे वेरिएबल x के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, तो हम लोग उसे x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी चीजें मैंने आपको बताई कि px जैसे लिखते थे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, उसी तरह से फंक्शन ऑफ x लिखेंगे। तो जैसे मैंने px को x के टर्म में रिप्रेजेंट किया, उसी तरह से फंक्शन को भी x के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की बात करो,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं फंक्शन को एक्सप्रेस किया है, सबके सब x के फॉर्म में रिप्रेजेंट है ना, x 2x प्लस 1 साइन एक्स ई की पावर x लॉग x। तो ये समझ जाना है कि कोई भी फंक्शन जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे तो x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई x प्लस 1 होगा, कोई 2x प्लस 1 होगा, ये चीज जैसे पॉलीनोमियल होता है। तो ये समझ जाओ कि एफ एक्स हम लोग क्या है, फंक्शन ऑफ x, और वो फंक्शन ऑफ x हम x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग का जो भी फंक्शन ऑफ x होगा बेटा, जो भी फंक्शन ऑफ x हम लिखेंगे वो कहीं ना कहीं x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो ये। ठीक, दूसरा देखो, जो इसमें बेटा x होता है, जैसे यहां पर जो x है, एक्चुअल में ये ब्रैकेट में जो x होता है वो ये बताता है कि हम इनपुट क्या क्या ले रहे हैं। वो x क्या बताएगा कि मेरे पास क्या क्या इनपुट है, यानी कि सारा इनपुट वो यहां आएगा। ठीक है, अब वो वैल्यू हम लोग इसके अंदर भी रखेंगे और उससे जो आएगा वैल्यू वो बनेगा आउटपुट। यानी कि जैसे यहां पर, तो यहां पर अगर हम इनपुट x की जगह 1 रखते हैं तो ये x की जगह 1 यहां भी जाएगा और यहां से जो मिलेगा वो बनेगा आउटपुट। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि f यहां पर जो हम लोग का डिफाइंड है वो इनपुट डिफाइंड होता है। ठीक है, और ये इनपुट ऑपरेटर में जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर जो भी हमारे पास ऑपरेटर है उसके अंदर इनपुट जाएगा। ठीक, और उसके बाद मुझे मिलेगा आउटपुट। अब एग्जांपल की बात करें, जैसे एफ एक्स हमने लिया 2x प्लस 1। ठीक है, एफ एक्स मेरा क्या है 2x प्लस 1। तो मैं x की कोई भी वैल्यू लूंगा, जैसे x इक्वल टू 1, तो ये मेरा क्या है, इनपुट है। ये क्या कहला रहा है, इनपुट। ठीक है, अब ये इनपुट इसके अंदर गया तो इसके अंदर भी जाएगा। ये मेरा क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर के अंदर इनपुट जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3। तो यहां ऑपरेटर से जो मिलेगा वो कहलाएगा आउटपुट। यानी एक तरीके से जो डोमेन है, डोमेन के एलिमेंट, ठीक है, वो x की वैल्यू बनते हैं। डोमेन के एलिमेंट किसके बनते हैं, x की वैल्यू। और जो आउटपुट आता है बच्चों वो बनता है कोडोमेन या रेंज। ठीक है, वो क्या बनता है, कोडोमेन या रेंज। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी भी एफ एक्स के अंदर आप x की वैल्यू रखोगे तो कहां से रखोगे, डोमेन से रखोगे। ठीक, और ऑपरेटर से जो भी वैल्यू आएगी उसको कहां रखोगे, कोडोमेन में रखोगे। यानी कि हम लोग यहां पर कोडोमेन में आउटपुट रखते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले इस चीज को तुम लोग कर लो, उसके बाद मैं थोड़ा और एग्जांपल से समझा देता हूं कि इनपुट आउटपुट यानी डोमेन का एलिमेंट क्या है या। ठीक है, ओके। तो अब कुछ एग्जांपल से तुम लोग को मैं समझा रहा हूं कि हम लोग का किसी फंक्शन में इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। अब देखो, जैसे कभी कभी, हालांकि ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही बेसिक है, हालांकि इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लो कोई फंक्शन है जिसका तुम्हें डोमेन दिया गया और तुम्हें रेंज बताना है और फंक्शन डिफाइन है। जैसे तुमसे कहा गया एक फंक्शन है जिसका डोमेन है -1 0 1 और 2। ठीक है, और फंक्शन तुम लोग को दे दिया गया
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तुम्हें रेंज बताना है, रेंज क्या हो। तो भाई करना क्या है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो इनपुट होता है। तो हमें करना क्या है, इनपुट को एक एक करके फंक्शन के अंदर पुटअप करना है। ठीक, तो एफ ऑफ -1 निकालते हैं पहले। ये क्या है, 2। ये जो 2 आया बेटा, ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है रेंज, मतलब कोडोमेन के अंदर। ठीक है, ये क्या है मेरा आउटपुट। फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाएगा हम लोग का 1। तो इसका आउटपुट क्या है 1। फिर निकालेंगे एफ ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1, ये भी 2 होगा। फिर निकालेंगे एफ ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5। तो अगर तुमसे पूछा गया कि आउटपुट्स क्या है या रेंज क्या है, तो बेटा रेंज जो होगा हम लोग का, वो जितने भी आउटपुट है उसके थ्रू जो से बनेंगे वो, तो 2, 1, 2 और 5 आउटपुट्स हैं। तो यहां पर हमारा जो रेंज होगा 1, 2 और 5। क्योंकि कभी भी सेट में जब आप एलिमेंट लिखते हो तो ऑर्डर वाइज लिखते हो, पहला। दूसरा, कभी भी सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, है ना। अगर 2 आउटपुट मैच कर जाए, जैसे यहाँ और यहाँ, तो इसको 2 बार नहीं लिखना होता है, एक ही बार लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेंज निकाल दे सकते हैं अगर डोमेन पता है और फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक टाइप का क्वेश्चन बन जाता है जिसमें रेंज फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब एक और चीज मैं बता दूं कि भी मान लो कि तुम्हें कुछ इस तरह से दिया जा रहा है, डोमेन नहीं दिया जा रहा है, तुम्हें कुछ दिया जा रहा है इस तरीके से, f of 2 equal to 4, f of 3 equal to 6, f of 4 equal to 8, f of 5 equal to 10। मान लो तुमको ये दिया गया और तुमसे पूछा गया कि भाई डोमेन और रेंज क्या है। बहुत ही सिंपल है, करना क्या है, इनपुट क्या क्या है ये देखो। तो इनपुट कहाँ रहता है भाई, इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा इनपुट होती है, तो ये सभी क्या है इनपुट है। तो जो भी मेरा इनपुट है वो बन जाएगा मेरा डोमेन के अंदर। तो 2, 3, 4 और 5। और अगर तुमसे पूछा गया रेंज क्या है, तो जो आउटपुट है बच्चों वो रेंज बनेगा। तो आउटपुट क्या है 4, 6, 8 और 10, क्योंकि इनपुट रखने से जो हम लोग को वैल्यू आती है वही आउटपुट कहलाती है। तो 4, 6, 8 और 10, ये बन गया हम लोग का रेंज। ठीक है, और तो सर कोडोमेन क्या है, तो बेटा कोडोमेन और रेंज जो है वो एक्चुअल में रिलेटेड होते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर नोट करा ही दे रहा हूँ तुम लोगों को, उसको तुम नोट कर लेना। ठीक है, पहले इसको कर लो, उसके बाद तुमको नोट करा देगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आगे हम लोग को काम आएगा। ठीक है, कि कोडोमेन और रेंज में क्या रिलेशन। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो, रिलेशन बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। तो बड़ा कोडोमेन और रेंज की भी जो रिलेशन वो ये है कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि रेंज कुछ जो भी होगा वो कोडोमेन का एक सबसेट ही होगा। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि रेंज में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कोडोमेन में, ये पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल कभी नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में होंगे, हो सकता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में ना हो। जैसे एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही था, फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूं, ABC PQR। मान लो ये कुछ फंक्शन में डिफाइन किया हूं, तो यहां पर बेटा मेरा जो कोडोमेन है
ठीक है, कोडोमेन है, ध्यान से देखो वो क्या है, पी क्यू आर है, लेकिन जो रेंज है वो क्या है, पी और क्यू है। तो क्लियर दिख रहा है कि रेंज कोडोमेन का क्या है, सबसेट है कि नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट। ठीक है ना भाई, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तुम इसको चाहो तो नोट भी कर लो, क्योंकि आगे काम आएगी ये चीज, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, ओके। तो अब कोडोमेन, डोमेन और रेंज के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इमेज और प्री इमेज। ये भी दो टर्म ऐसे हैं जो अक्सर हमको सुनने मिलते हैं कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। इसको हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं, इमेज एंड प्री इमेज। ठीक है, तो इसको मैं सेट के थ्रू ही समझा दे रहा हूं। जैसे ये दो सेट है, ए और बी। और कुछ इस तरह से मेरा फंक्शन डिफाइंड है, ए बी से जुड़ा हुआ है, बी क्यू से और सी आर से, या ए का आउटपुट पी है, बी का आउटपुट क्यू है, सी का आउटपुट आर। तो यहाँ इमेज क्या होगा, प्री इमेज। तो बेटा ये ध्यान रखना कि सेट बी के एलिमेंट जो होते हैं वो कहलाते हैं इमेज। सेट बी के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, इमेज। यानी हम ये कहते हैं कि P इज ए इमेज ऑफ A, Q इज ए इमेज ऑफ B, R इज ए इमेज ऑफ C। ठीक है, तो इमेज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इमेज हम लोग का होता है एलिमेंट्स ऑफ रेंज, ये भी कह सकते हैं, और तो यहां पर हम लोग कुछ इस तरह से कहते हैं, P is image of A, Q is image of B, and R is image of, ठीक है ना। तो ये हम लोग का डिफाइंड है इमेज। इमेज क्या हुआ, हम लोग का सेट बी के एलिमेंट इमेज कहलाते हैं, यानी कि रेंज के एलिमेंट। दूसरी चीज है प्री इमेज। एक्चुअली में डोमेन का एलिमेंट कहलाता है प्री इमेज। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। ठीक है, डोमेन के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, प्री इमेज। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि ए इज ए प्री इमेज ऑफ पी, ए इज प्री इमेज ऑफ पी, बी इज pre-image of Q, and C is pre-image of R। ठीक है भाई, क्लियर। तो यही है इमेज और प्री इमेज। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल तुम लोगों को समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो एक फंक्शन मैंने दिया है और उसमें कुछ इस तरह से डिफाइन किया, एफ ऑफ 1 3 है, एफ ऑफ 2 5 है, एफ ऑफ 3 7। अब तुमसे बोला जाए कि इमेज कौन क्या क्या है और प्री इमेज क्या है, तो यहां पर जो आउटपुट्स है वो क्या बनेगा, इमेज। तो यहां पर इमेज क्या है, 3 5 और 7। और प्री इमेज क्या होगा भाई, इनपुट, यानी कि 1 2 और, या अगर इसको इस तरह से चाहो तो कह सकते हो कि 3 इज ए इमेज ऑफ 1, 5 इज ए इमेज ऑफ 2, 7 इज ए इमेज ऑफ 3। ठीक, प्री इमेज की बात करें तो 1 इज ए प्री इमेज ऑफ 3, 2 इज ए प्री इमेज ऑफ 5 एंड 3 इज ए प्री इमेज ऑफ 7। तो ये हो गया भाई ऑल अबाउट प्री इमेज एंड इमेज के बाद। ठीक है, हालांकि ये टर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है, और आप लोग को ये चीज़ बहुत आराम से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इमेज और। तो इसको भी तुम नोट डाउन कर लो।
तो ये हो गया भाई फंक्शन के जुड़ा हुआ सारे टर्म्स के बारे में, ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है, उसमें डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने लिखा है। अब यहाँ पर कुछ हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कोई भी फंक्शन, ठीक है, या कोई भी रिलेशन एक फंक्शन, हम इसको और किस तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। यानी कि रिलेशन को टेस्ट करने का तरीका या फंक्शन को टेस्ट करने का तरीका कि गिवन रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं, तो हम इसको और किस तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई रिलेशन जब फंक्शन बनता है तो हालांकि इसकी दो क्राइटेरिया हमें पढ़ चुके हैं कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए और डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो किसी का भी से भी जुड़ा ना हो। ये दो चीज़ पढ़ चुके हैं, तो ये हम लोग का मैथमेटिकली था। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है ग्राफिकल टेस्ट, यानी ग्राफिकल टेस्ट ऑफ फंक्शन, कि ग्राफिकली कैसे हम लोग समझेंगे कि कोई भी दिया हुआ रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट, तो बच्चों ग्राफिकल टेस्ट ऑफ फंक्शन की बात करूं तो कोई भी रिलेशन जब तुम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, हम उसकी बात करें तो उसके लिए मैं दो ग्राफ यहाँ ड्रॉ करूंगा और उसी से मैं ये चीज बताऊंगा। जैसे ये एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया रिलेशन का, और एक मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया रिलेशन का, दो रिलेशंस, ठीक। मुझे बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, तो उसमें हम लोग करते क्या है, आपको यहां पर कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना, ठीक है, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना। और आपको यह ऑब्जर्व करना है कि जो वर्टिकल लाइन है वो मेरे ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है। अगर मेरा वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक बार भी, कोई भी एक वर्टिकल लाइन, नॉट ए सिंगल की बात करूं, कि अगर कोई भी एक वर्टिकल लाइन मिल गया तुम्हें जो ग्राफ को दो बार कट कर रहा है, देख लो ग्राफ को हर बार दो बार कट कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये मेरा फंक्शन नहीं सकता, नॉट ए, ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई भी एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर जाए, कोई भी एक वर्टिकल लाइन, तो वो मेरा फंक्शन नहीं हो सकता। अब यहां हम देखें तो मेरा जो वर्टिकल लाइन है वो मेरे ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट करता हुआ दिख रहा है हर बार, तो इस केस में ये क्या होगा, फंक्शन। यानी वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर जाती है तो वो ग्राफ मेरा रिलेशन होता है, ना कि फंक्शन। और अगर कोई भी ग्राफ हम लोग का ऐसा है जिसमें वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार कट ही नहीं कर पा रही तो वो क्या कराएगा, फंक्शन कराएगा। तो यही हम लोग का क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट है। इसको मैं नोट कर भी दे रहा हूं। वर्टिकल लाइन टेस्ट, if any vertical line cut the graph at most one point, then this relation or graph will be a function। क्या होगा भाई,
एक फंक्शन होगा। तो इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, जहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोग का जो दिया हुआ ग्राफ है वो मेरा फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आप लोग को एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको चीजें समझ। ओके, नोट कर लिया? तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको एग्जाम्पल से भी समझा दे रहा हूँ, ग्राफ के एग्जाम्पल से। जैसे देखो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा फंक्शन है कि नहीं। तो बस कुछ करो मत, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। एक वर्टिकल लाइन भी अगर तुमको मिल गया जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्लियर लिख दे नॉट ए फंक्शन, आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर आप ड्रॉ करते जा रहे हो, कोई भी ऐसा लाइन नहीं मिला जो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, तो क्लियर लिख दो फंक्शन। यहां पर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे मैं यहां ड्रॉ करूंगा तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये कह सकते हैं नॉट ए फंक्शन। उसी तरीके से यहां पर एक से ज्यादा कट नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या है। तो क्लियरिटी आ गई बच्चों कि ग्राफ से कैसे हम फंक्शन टेस्ट करते हैं, कैसे हम किसी भी रिलेशन को फंक्शन दिखाते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया तुम लोग। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने बहुत चीजें डिस्कस की, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेजेस, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। इन सारी चीज़ों को आप एक बार घर पे रिवाइज करो अच्छे से, हर चीज़ को रिपीट करो, कॉपी पे प्रैक्टिस करो जब तक कि तुम्हें कॉन्फिडेंस ना आ जाए। क्योंकि देखो, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक तुम प्रॉब्लम में अप्रोच नहीं कर पाओगे, है ना। तो जरूरी है कि कॉन्फिडेंस आना, इसके लिए प्रैक्टिस करो। और अभी तो प्रॉब्लम नहीं बनाना है, लेकिन जब नेक्स्ट क्लास से मैं तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम मतलब बताऊँगा तब प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करोगे। लेकिन तब तक अच्छे से रिविजन कर लो और चीज़ों को कमांड में रखो कि हाँ ये मुझे आता है। और जितना हो सके प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि जितने भी हो सके, जितने भी बच्चे 12th के हैं उनको इस चीज़ का एडवांटेज हो, वो इस चीज़ को देखें और क्लास 12th के लिए उनको हेल्प हो। तो बच्चों आज के इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।